हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघना कनौजिया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इन दिनों कवर करें बैक्टीरियल डिसीजेस को, जिससे जिसमें हमने इससे पहले के 3 सेशंस में कवर किया कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस को। जैसे हमने टाइफाइड पढ़ा है, ट्यूबरक्लोसिस कवर किया है एंड निमोनिया के बारे में पढ़ा है। तो आज 4th सेशन है बैक्टीरियल डिसीजेस से रिलेटेड और इसमें हम कॉलेरा के बारे में कवर करने वाले हैं, विच इज अगेन अ बैक्टीरियल डिसीज, राइट। और ये आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हमने सेशंस कवर किए हैं उन सब के जो नोट्स हैं वो आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक गिवन है, तो आप उसे ओपन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको सारे नोट्स वहां से मिल जाएंगे, तो वहां से आप एक्सेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक से। कोलेरा के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कोलेरा कैसी डिसीज है, किस पार्ट से रिलेटेड है। ये सारी चीजें आपको देखना है कि किसको इन्फेक्ट करती है, किस पर्टिकुलर पार्ट को इन्फेक्ट करती है आपके बॉडी में, राइट। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कोलेरा एक वाटर बॉर्न डिसीज है। जब भी आप कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर का कंजम्पशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बैक्टीरिया अंदर जा रहा है और वो जो बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरे। इसके स्ट्रेन्स 01 एंड 0139 एक पर्टिकुलर रीजन में काफी कॉमन है, लेकिन पहले हम इस डिसीज को समझ लेते हैं। तो जैसे ही आपने कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम किया, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है विब्रो कोलेरे और ये एंटर कर जाता है कहाँ पर, आपके इंटेस्टाइन, है ना, पर्टिकुलरली आपके इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या करेगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगेगा बहुत तेजी से, रैपिडली मल्टीप्लाई होने लगता है। और रैपिडली मल्टीप्लिकेशन के कारण क्या होते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो आपके इंटेस्टाइन में या पर्टिकुलर जो भी लोग हैं जिनको ये होता है, उनके इंटेस्टाइन में क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। तो उससे जो टॉक्सिन्स निकलेंगे वो क्या करने लगते हैं, इसकी वॉल्स, इंटेस्टाइन की वॉल्स को जाकर ब्लॉक करने लगते हैं, इन्फेक्ट करने लगते हैं। और टॉक्सिन्स क्या करते हैं, पेनेट्रेट कर जाते हैं इन इंटेस्टाइनल वॉल्स पर। जैसे ये पेनेट्रेट करेंगे तो जितना भी फूड आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही है, राइट, ये जो कंजम्पशन हो रहा है फूड का बॉडी के थ्रू, इसको ये जो टॉक्सिन्स है वो रोकने लगेंगे कि इंटेस्टाइन उस डाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब ना कर पाए और इसी कारण से डायरिया हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। सो कोलेरा क्या है, एक एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है एंड जिसके वजह से डायरिया हो जाता है, वो भी सीवियर डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन होगा। और उसके वजह से अगर वो चीज ट्रीट नहीं की गई, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड देन इट मे कॉज डेथ। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर हम देखें कि सिग्निफिकेंट कौन से स्ट्रेन्स हैं जो रीजन में पर्टिकुलरली और वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन्स आपको दिखने मिलते हैं 01 एंड 0139। ये स्ट्रेन्स काफी कॉमन है और एक्यूट डायरल इलनेस कॉज करते हैं, जो जहां पर आपके इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि कोलेरा एक वाटर बॉर्न डिसीज है या फिर कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होती है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, देन इट इज विब्रो कोलेरे नाम है। स्ट्रेन्स कौन से कॉमन है और किस पार्ट को इन्फेक्ट कर रही है, तो ये आपके इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है, किसी भी पेशेंट के इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है जो भी कोलेरा से इन्फेक्टेड है, राइट। अब यहाँ पे ऑफन माइल्ड या विदाउट सिम्टम्स भी दिखेंगे, बट समटाइम्स ये सारे सिम्टम्स काफी सीवियर हो सकते हैं। जैसे सिम्टम्स देखेंगे तो वाटरी डायरिया, वोमिटिंग बहुत ज्यादा कॉमन है इसमें। और वोमिटिंग भी कैसे होगी, आपको एकदम क्लियर वोमिटिंग होगी, क्लियर फ्लूइड बाहर आएगा। लैक क्रैम्प्स होंगे, इरिटेबिलिटी कॉज होगी। अगर आप सिम्टम्स को और नजदीक से देखना चाहेंगे तो संकन आईज संक हो जाएगी, है ना, ड्राई माउथ फील होगा। उसके बाद से ब्रीदिंग इश्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसका इन्फेक्शन बाकी चीजों पर भी अफेक्ट हो रहा है इसका, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी। ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा और ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा इसका मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होने लगेगा। मसल में क्रैम्पिंग होने लगेगी, लैक क्रैम्प्स काफी कॉमन हो जाते हैं, वोमिटिंग हमने देख लिया और डायरिया कॉमन है। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड। इसके बाद देखिए कि अगर ये एक पर्सन को हो गया है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है। तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली आप किसी कोलेरा वाले इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए और उससे हो गया, तो एयरबॉर्न या फिर हम बोलेंगे इस तरीके से इन्फेक्शन फैलता नहीं है। बट जैसे ही आपने कोई भी कंटेमिनेटेड फूड है जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो खाया
या ऐसा पानी पिया तो उसके वजह से हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर का कंजम्पशन हो रहा है इस पर्सन के थ्रू, और यहाँ पे कंटेमिनेटेड फूड का कंजम्पशन हो रहा है, तो ये सारे बैक्टीरियाज कहाँ जा रहे हैं, बॉडी के अंदर जा रहे हैं, और फिर इंटेस्टाइन में पहुंचकर कैसे इन्फेक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, वो सारा मैंने आपको समझा दिया कि टॉक्सिन्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है हमारे पास। अब भी आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो सॉल्ट सोल्यूशन आपको ऑफर किया जाएगा, इंट्रावेनस फ्लूइड्स दिए जाएंगे, है ना, यही रिकमेंडेड होता है, और एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो ये सारी प्रिस्क्राइब्ड चीजें हैं जो ट्रीटमेंट की सॉल्यूशन है। लेकिन अगर एक हद तक आगे बढ़ गया तो उसको पहले से भी प्रिवेंशन स्टेप्स क्या होते हैं, वैक्सीन अवेलेबल है। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ वैक्सीन दी हुई हैं, प्री क्वालिफाइड आपकी ओरल कोलेरा वैक्सीन अवेलेबल हैं, जिसके वजह से कोलेरा इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जा सकता है एंडेमिक एरियाज पे, जहां पे बहुत ज्यादा कॉमन है ना, क्योंकि कोलेरा हो ही जा रहा है। एक तो ऐसी जगहों पर होगा जहां पर हाइजीन का काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, अनहाइजीनिक कंडीशंस प्रिवेल करती है एनवायरमेंट पे, तो उन जगहों पे कोलेरा डिसीज काफी कॉमन हो जाता है। अब इसके लिए वैक्सीन कौन कौन से अवेलेबल है, तो शैंकोल अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं शैंकोल कोल से कोलेरा आ जाएगा, राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा कोलेरा की वैक्सीन है। फिर यूबिकॉल है, यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि कोलेरा की वैक्सीन है, और इसके बाद से यूबिकॉल प्लस भी है। तो ये तीनों प्रेस्क्राइब वैक्सीन है, प्री क्वालिफाइड वैक्सीन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये सारी वैक्सीन जो है रिक्वायर करती हैं कि 2 डोजेस लेने हैं फुल प्रोटेक्शन के लिए, और जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 2 से 5 साल के बच्चे हैं, उनको कभी कभी ना 3 डोजेस भी देने पड़ते हैं, ताकि उनमें अच्छा प्रोटेक्शन बना रहे, क्योंकि विथ एज जो प्रोटेक्शन का लेवल है ना कहीं डिक्लाइन होने लगता है, तो उसको उनको 3 डोजेस देने की जरूरत पड़ती है। बाकी जितने भी वैक्सीन है उन 2 डोज में ही काम हो जाता है। अब देख लीजिए कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो कुछ आपके पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहेंगे कि एनवायरमेंट गंदा है, इसकी वजह से कोलेरा फैल रहा है। तो इसमें वार्म एयर टेम्परेचर, जैसे आपके इक्वेटर के आसपास के रीजन्स है ना, वहां पे हमेशा ह्यूमिडिटी रहेगी, इक्वेटर के आसपास के रीजन्स गर्म भी हैं, तो वार्म एयर टेम्परेचर होगा। फिर लो रिवर फ्लोज, अगर रिवर में पानी धीरे धीरे फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब वो पानी गंदा भी होगा, कंटेमिनेशन होगा उसका। तो इसलिए अगर गंदा पानी रिवर में फ्लो कर रहा है या धीरे फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जैसा आप इस टाइम पर देखेंगे सारे रीजन्स में काफी ज्यादा बारिश है, तो इसमें क्या होता है कि अनहाइजेनिक कंडीशंस बन जाती है, और इसके वजह से भी बैक्टीरिया फैलने लगता है। फिर सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब होता है ऐसी सिचुएशन में, तो ब्रेकडाउन हो रहा है तो उनकी वजह से हो रहा है। तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए जो अलाउ करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं कोलेरा बैक्टीरिया को कि वो इजिली ग्रो कर पाए और स्प्रेड हो जाए। सोशल फैक्टर्स क्या है कि जैसे आप देखेंगे अफ्रीका के कुछ ऐसे रीजन हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन है जहां हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जैसे DCR आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, नाइजीरिया हो गया, राइट, आपका इथोपिया हो गया, सॉरी, इथोपिया के बाद आप देखेंगे कि सूडान हो गया, जहां पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन है। तो इन रीजन्स में ना काफी ज्यादा फैलता है, क्योंकि अनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं और उसके कारण काफी स्प्रेड होता है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कहीं पर है, कुछ ठीक से नहीं बना, सीवेज सिस्टम ठीक से नहीं बना है, ड्रेनेज काफी पुअर है, तो इन सारी चीजों से भी फैलेगा। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गए, तो सारे सोशल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे आप देख सकते हैं कि रिड्यूस्ड या नॉन एग्जिस्टेंट स्टमक एसिड हो रहा है, तो बायोलॉजिकली आपको इफेक्ट करेगा। Cholera bacteria can't survive in an acidic environment and ordinary stomach acid often serves as a defense against infection. अगर ordinary stomach में acid है तो वो भी defense provide करता है इस infection के against, right? अब आपने risk factors देख लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे ऐसे फैक्टर्स जो एस्केलेट कर रहे हैं, है ना, ऐसे फैक्टर्स जो एस्केलेट कर रहे हैं इस कोलेरा को स्प्रेड होने में, तो वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे जब आपका कोविड-19 पैंडेमिक आया था, तो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर क्या हुआ था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे मूवमेंट पर। अब रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस हटे तो जो कोलेरा था वो स्प्रेड होने लगा, क्योंकि उसका बैक्टीरिया भी हर जगह जाएगा, इस कंटेमिनेटेड फूड से वहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऐसे फैलता है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में तो नहीं फैल रहा है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हटाएगा उसकी वजह से बैक्टीरिया स्प्रेड होने लगा। फिर अगर हम देखेंगे सेकंड, एक और देख सकते हैं कि सैनिटेशन का अगर इनएफिशिएंट एक्सेस है, तो इनसफिशिएंट एक्सेस है तो भी ये फैलेगा, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई हीट वेव्स वाली सिचुएशन है, तब भी ये स्प्रेड होता है बैक्टीरिया। हीट वेव्स के टाइम पर हो गया, मॉनसूनल रेन्स है आपकी जिसके बारे में पढ़ लिया, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पर फैलता है। इसके बाद देखेंगे अगर हम जो आपके माइक्रोप्लास्टिक्स का यूज है, माइक्रोप्लास्टिक्स के यूज से भी ना बहुत सारी जगह पे ये वाला पैथोजन देखने मिलता है, विब्रियो पैथोजेंस देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद से क्लाइमेट चेंज, विच इज वन ऑफ द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन नाउ अ डेज की क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज ही होगा,
और कोलेरा का ट्रांसमिशन बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे, रिस्क फैक्टर्स। इसके बाद से देखिए कि आपके पास ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि किन किन रीजन्स में कोलेरा का ट्रेंड ज्यादा है। तो आप देखेंगे जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है या जहां पर पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी से क्या होगा कि पुअर कंडीशंस रहेंगी वहां पर, एनवायरमेंटल कंडीशंस, और उसके वजह से ये सारी चीजें होंगी। तो मेनली आप देखेंगे कि अफ्रीका और एशिया वाले रीजन्स ही आपको दिखेंगे। अफ्रीकन रीजन्स ज्यादातर कंट्रीज आप देख सकते हैं, अफ्रीकन रीजन्स राइट है। इंडिया में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, इन कंट्रीज में भी जो सिचुएशन है वो काफी पुअर है। तो इसलिए आपको इन रीजन्स में फैलता हुआ दिखता है, एशियन कंट्रीज में एंड अफ्रीकन कंट्रीज में। लेकिन जो यूरोप कंट्रीज है वहां पर भी इंपोर्टेड केसेस जाएंगे, जैसे यहाँ से वहां कोई मूव करता है तो यहाँ से वहां भी वो बैक्टीरिया मूव कर सकता है, या फिर फूड सप्लाई हो रहा है तो उसमें से भी मूव कर सकता है। इसके बाद अफ्रीका में 2022 के अगर हम कोलेरा केसेस देखें तो कंपेयर टू 2021 वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुए थे, और 30% ऑफ ऑल डेथ्स कोलेरा केसेस से हुई थी, है ना। नाइजीरिया में हमने जैसे अभी समझा था, नाइजीरिया में एक मैसिव कोलेरा आउटब्रेक देखने के लिए मिला 2021 में। इसके बाद आप देखेंगे सिमिलर पैटर्न्स एशिया में भी देखने के लिए मिलते हैं, नोटेबली वो कंट्रीज हैं जैसे लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो ये सारी कंट्रीज हैं हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं, वॉर टॉर्न कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर इजिली आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऐसी जो डिसीज है फैलती है, स्प्रेड होती है, वो यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो डिसीजेस के अगेंस्ट काम करता है या फिर प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज बनाता है, उसने क्या स्ट्रैटेजी बना के रखी है कि किस तरीके से हमें से फाइट करना है, क्या हमारे पास मेजर्स लेने के लिए होने चाहिए, तो वो भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी है कोलेरा कंट्रोल पर, एंडिंग कोलेरा, कि 2030 तक हम कोलेरा डेथ्स को 90% तक कम करेंगे विद इन कंपैरिजन टू 2017 में ही इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था कि हमें कंपैरेटिवली कम डेथ्स करनी है, और कोलेरा जैसी डिजीज तो काफी प्रिवेंटेबल है, तो इसमें हम वैक्सीन देकर या फिर हम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, ट्रीटमेंट अवेल करवा के इसको कम कर सकते हैं। इसलिए ऐसा बहुत बड़ा कोई वो नहीं है जिसको हम नहीं अचीव कर सकते, टारगेट नहीं है। इसके बाद से ग्लोबल टास्क फोर्स है फॉर कोलेरा कंट्रोल के लिए, WHO रिवाइटलाइज द ग्लोबल टास्क फोर्स भी बनाया गया कोलेरा कंट्रोल के लिए, GTFCC, जहां पर WHO अपने वर्क को स्ट्रेंथन करेगा ताकि वो कोलेरा को वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट कर सके। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे जैसे इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तो ये इतना बड़ा नहीं है, तो इसके लिए वहां पर कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। UIP के अंदर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट का जो है, तो वहां पर अवेलेबल नहीं है। बाकी सारी चीजें हमने देख ली है। तो हमने आज क्या क्या चीजें देखी कि कोलेरा के लिए इंपॉर्टेंट चीज थी किस पर्टिकुलर ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, किस बैक्टीरिया से हो रहा है, उसके बाद से हमने देखा ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, वैक्सीन क्या अवेलेबल है, फिर हमने देखा रिस्क फैक्टर्स क्या है, उसके बाद से हमने रीजन्स अफेक्टेड भी देख लिया कि कहाँ कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मैसिव कोलेरा आउटब्रेक अगर रिसेंट में किसी एग्जाम में आता कहाँ पर हुआ था, तो फिर आपके पास नाइजीरिया रहेगा। इसके बाद आप देखिए कि क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इसको कब करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए क्या लिया जा रहा है WHO के द्वारा इनिशिएटिव्स। तो ये सारी चीजें हमने देखा। PDF आपको इस सेशन के लिंक में, इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।